अब आपको दिल्ली विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। लाल बाल पाल की त्रिपुटी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे लाला लजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे दिल्ली की ये विधानसभा में किस प्रकार से आजादी की आल्हेग जगाने का काम हुआ था, वो आज के युवाओं तक और आज के विधायकों तक पहुंच पाए, ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज यहां आने से पहले एक सुंदर प्रदर्शनी दिल्ली विधानसभा ने बनाई है विट्ठल भाई पटेल की जीवनी पर। उसको मैंने देखा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसी प्रकार की प्रदर्शनी भारत के पहले भारतीय स्पीकर की सभी असेंबली में लगाने का प्रयास करिए, जिससे न केवल विट्ठल भाई की जीवनी के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में, परंतु आजादी के इतिहास के बारे में भी देश के सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य और देश के युवाओं को जानकारी मिले। यहां पर एक विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्चन का भी कार्यक्रम हुआ। मित्रों, जब विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं तो हम गुजरात के लोग बहुत गौरव के साथ कहते हैं, दो भाई ऐसे गुजरात में दिए थे जिसने एक ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर दिए, और दूसरे भाई विट्ठल भाई पटेल ने भारत के विधायी परंपराओं की नींव डालकर आज के लोकतंत्र का काम करने का। जब देश सरदार पटेल को याद करता है तो कई बार उनकी आभा प्रतिभा में विट्ठल भाई का योगदान बहुत छिपा रह जाता है, परंतु जितना महत्व देश को आजाद करने का है, उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया। एक मजेदार किस्सा है। सरदार पटेल और विट्ठल भाई दोनों पेशे से वकील थे। उस जमाने में दुनिया भर में वकीलात करने वालों के लिए हाईएस्ट डिग्री बैरिस्टर की मानी जाती थी, और वो इंग्लैंड से मिलती थी। वल्लभ भाई ने बैरिस्टर की डिग्री के लिए अप्लाई किया और वल्लभ भाई का परमिशन भी आ गया, मगर उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन इतना ठीक नहीं होता था, तो परमिशन जाने का, वीजा, सभी चीजें वीजे पटेल के नाम से आई, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। अब आने के बाद वल्लभ भाई को मालूम पड़ा कि विट्ठल भाई के मन में भी बैरिस्टर बनने का विचार है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि पहले आप हुआइए, बाद में मैं होता हूं, और पहले विट्ठल भाई बैरिस्टर बने, बाद में वल्लभ भाई। मित्रों, विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने कई सारी परंपराओं को यहां पर प्रस्थापित करने का काम किया था, जो आज हम सब के लिए, विधायी कार्य के लिए और विशेषकर सभापति के काम के लिए ज्योतिपुंज बनकर हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। विट्ठल भाई
1924 में ही राष्ट्रीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। 25 में इस सदन के निर्वाचित अध्यक्ष बने और 27 में उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। उनका कई प्रकार से सदन के सभापति के रूप में, जिसको कहते हैं ना कि परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसी बहुत सारी परीक्षा की घड़ी विट्ठल भाई के जीवन में भी आई। मगर इनके जीवन चरित्र को ध्यान से अभ्यास करें तो हर परीक्षा की घड़ी में विट्ठल भाई 100% मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए। इन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को गिरने दिया, ना देश की जनता की वाचा को देने के इस सदन को रोका, और ना अंग्रेजों की उस वक्त की मानसिकता को विधान परिषद के काम पर हावी होने दिया। मैं घटना जरूर कहना चाहूंगा, इस सदन में वाइसरॉय आए थे। उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, कहीं अस्त होता है तो कहीं दिन होता है। पूरे आधी दुनिया में उनका साम्राज्य हुआ करता था और कोई बहुत विधायी परंपराओं का सम्मान करने की परंपरा भी वो सम्मान के साथ निर्वहन नहीं करते थे। जब वाइसरॉय की विधानसभा की मुलाकात तय हुई, तब वहां से बड़ा आग्रह आया कि वाइसरॉय जब विधानसभा का संबोधन करेंगे एक ही चेयर होगा वाइसरॉय का, बाकी सब सदस्य नीचे बैठेंगे। विट्ठल भाई ने आग्रह करा कि इससे तो अच्छा है कि वाइसरॉय यहां पर न आए। विधानसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, अध्यक्ष का चेयर बरोबर साथ में लगेगा और सम्मान के साथ। और परिणाम ये आया कि अंग्रेज सरकार ने इसको स्वीकार करना पड़ा, और जब वाइसरॉय यहां आए साथ में बरोबर अधिकार के साथ सम्मानीय विट्ठल भाई इस विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। इस प्रकार की कई चीजों में उन्होंने आदर्श प्रस्थापित करने का काम किया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के पद में एक प्रकार का गौरव पद की रचना के साथ ही निहित कर दिया गया है। इसका सम्मान संभालने का काम विट्ठल भाई ने किया। विट्ठल भाई का आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा ने पूरा आजादी का आंदोलन स्थगित कर दिया। अहिंसा के आग्रह पर महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हम सब ये तय करेंगे कि आजादी का आंदोलन पूरा अहिंसक होगा, बाद में ही मैं आंदोलन शुरू करूंगा। उस वक्त कुछ लोगों ने महात्मा जी के विचार के साथ सहमति तो रखी, मगर उन्होंने तय किया कि आजादी के आंदोलन की लॉ भी मंद नहीं होनी चाहिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उसमें विट्ठल भाई और चित्तरंजन दास ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और महात्मा गांधी के अपील के बावजूद स्वराज पार्टी ने आजादी का आंदोलन शुरू रखा और वो लॉ को बुझने नहीं दिया। गुजरात के खेड़ा में दक्षिण गुजरात के बारडोली में किसानों का जब दमन होता था तब एक सत्याग्रह किया गया, जिस सत्याग्रह के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपमा दी थी। उन्होंने कहा कि किसानों का सरदार वल्लभ भाई है। तब से पूरे देश ने उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से जाना। वो आंदोलन में भी वो बरोबर सरदार पटेल की परछाई बनकर बारडोली के किसानों को एकत्रित करते रहे और कई सारी उस महत्वपूर्ण आंदोलन की
घटनाओं को उन्होंने मोड़ देने का काम किया। सुभाष बाबू के साथ भी उनका गहन रिश्ता है और कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सुभाष बाबू के साथ विचार विमर्श भी किया और सुभाष बाबू के कई फैसलों में विट्ठल भाई की प्रतिभा की झलक हमें दिखाई देती है। विट्ठल भाई जब अध्यक्ष बने तब जब मैंने कहा कि पहले उन्होंने वाइसरॉय को मजबूर किया कि भारतीय के साथ वो विधानसभा के पटल पर अध्यक्ष के स्थान के रूप में बैठे, इसी तरह से कमांडर इन चीफ सभा में भाषण देकर वो भाषण की बहस सुने बगैर चले गए। विट्ठल भाई ने रिजॉल्व कर कमांडर इन चीफ को माफी मांगने के लिए मजबूर किया था और उस जमाने में बहुत बड़ी घटना थी। इन्होंने यहां रिजोल्यूशन लाया कि भाषण देकर एक तरफा नहीं चले जा सकते, इस पर बहस होती है, भाषण के बाद तो बहस को आपको सुनना पड़ेगा और माफी मांगने के लिए उन्होंने बाध्य किया। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने नियम 17A लाकर अध्यक्ष को बाध्य करने का प्रयास किया। 17A नियम का हार्देय था, वही प्रस्ताव आ सकता है असेंबली में जो ब्रिटिश सरकार जिसको अनुमति देगी। विट्ठल भाई ने इसका पुरजोर विरोध किया, सदन में चर्चा हुई, जन आंदोलन बनने लगा और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 17A को बाहर निकालकर विधानसभाओं को चर्चा का एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए करा गया। और एक प्रकार से उनके ही समय में जो अभी सभी राज्यों में केंद्र सरकार में एक विधायी विभाग है और विधानसभा का सचिवालय है, उसकी स्थापना भी विट्ठल भाई के समय में हुई। स्वतंत्र विधानसभा विभाग किया और उस वक्त उनका नोटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी विधानसभा चुनी हुई सरकारों के अंतर्गत काम नहीं कर सकती, विधानसभा स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाकर विधानसभाओं की बहस की सार्थकता रहती है। और मैं विचार करता हूं कि उस जमाने में कितनी दूरदृष्टि होगी कि जब देश आजाद होगा तब सरकारें बनेगी, विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक प्रकार से अपने विचार रखने का माध्यम बननी चाहिए। विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों की समझ से जनता का आवाज रखने की माध्यम बननी चाहिए और अगर विधानसभा का विभाग स्वतंत्र नहीं होता है तो ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र विधानसभा विभाग की रचना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय विट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेजों के समय में किया, उसको हमारी संविधान सभा ने भी स्वीकार किया और आज सभी विधानसभाओं के अंदर विधानसभा का विभाग अध्यक्ष के तहत और लोकसभा राज्यसभा में भी अध्यक्ष के तहत चलते हैं। स्पीकर होने के बाद उस वक्त बहुत अंतर्विरोध चलता था, अंग्रेजों की सरकार थी, परंतु एक और जनता की आवाज को भी यहां प्रदर्शित करना था, उसको आवाज देना था और दूसरी ओर नियमों से भी चलना था। उन्होंने कभी दुविधा में नहीं रहे। देश की जनता की आजादी की उत्कंठता और आजादी की तीव्र इच्छा, इसकी निर्भीक प्रदर्शन विधानसभा में जरूर हुआ, परंतु सभी नियमों के दायरे में रहा। और ये अद्भुत संतुलन जो उन्होंने बनाया वो आज के सभी सभापति उपसभापति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा आग्रह है कि उस वक्त के प्रोसीडिंग भी सभी ने एक बार देखना चाहिए। उनको तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह की अमाउंट में अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि उस जमाने में तनख्वाह बड़ी कम होती थी, परंतु उन्होंने तनख्वाह की भी व्याख्या की कि ये मेरी निजी इनकम है और इस पर मेरा अधिकार है।
इसलिए तनख्वाह का आधा हिस्सा गांधी जी के स्वराज के आंदोलन में विट्ठल भाई ने देने का फैसला किया और जरा भी नहीं। इन्होंने कहा अध्यक्ष के नाते मेरी निजी इनकम है और इसको मैं अपने विचार से खर्च कर सकता हूं, इससे मेरी सभापति के दायित्व के निर्वहन में कोई कहीं बाधा नहीं होती है। इस तरह से कई सारे उन्होंने पैरामीटर्स सेट किए जो आज भी कालबाह्य नहीं हुए। मित्रों, जब 1930 में कांग्रेस पार्टी ने विधानमंडलों के बहिष्कार का ऐलान किया, तब सभी विपक्षी सदस्य त्याग पत्र दे चुके थे और बाद में विट्ठल भाई पटेल ने भी त्याग पत्र देते हुए एक ही वाक्य लिखा था त्याग पत्र में, अब मेरा स्थान भारत की जनता के बीच में है और मेरा काम भारत की जनता की स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ी बात थी। जब अपील हुई कि सभी लोग एक बार बाहर निकल जाए विधानमंडलों से, प्रांतीय विधानसभाओं में से और सेंट्रल असेंबली से, और आजादी के आंदोलन में लगे, तब एक पल की भी देरी करे बगैर उन्होंने इस आह्वान को, गांधी जी के आह्वान को स्वीकारा और वो आगे बढ़े। मित्रों, आज यहां पर देश भर के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी उपस्थित है। तब मेरा सबसे आग्रह है कि एक प्रकार से भारतीय विधायी कार्य प्रणाली के भीष्म पितामह विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर हम सबके लिए भी मौका है कि अपनी अपनी असेंबली में हम सभापति के स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करें। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और साहब, मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं। हमारे 13,000 साल पुराने इतिहास में जब जब भी सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है तो बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। मैं आज हस्तिनापुर की सभा का भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ था। सभाओं की गरिमा ये देश के हित में जनता की आवाज को वाचा बनने का, राज्य की एक जनता को वाचा बनने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए सभापति को हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है और एक प्रकार से बड़ा अंतर्विरोध है, क्योंकि सभापति चुनकर तो आते हैं एक राजनीतिक दल से, आते हैं तो एक राजनीतिक दल की विचारधारा से संबंध होकर, मगर सभापति की शपथ लेते ही उनको अंपायर के नाते काम करना है। और इसलिए सबसे कठिन भूमिका पूरी असेंबली में किसी की होती है तो सभापति की होती है। मगर मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत किया। जब हम आजाद हुए तब एक चर्चा थी, कितने साल इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कैसे चलाएंगे, और कई लोग मखौल उड़ाते थे हमारी आजादी के आंदोलन का भी और हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की। मगर आज मैं गौरव के साथ इस ऐतिहासिक सदन में कह रहा हूं कि हमने
80 साल में लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा डालने का काम किया है और हमने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता की रग रग में, भारतीय जनता के स्वभाव में लोकतंत्र पड़ा हुआ है। क्योंकि कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और जब ये 2 स्तंभ अध्यक्ष की चेयर से संभाल कर रखते हैं तो सदन की गरिमा भी बन लेती। इसलिए अध्यक्ष ही एक प्रकार से सदन का अभिभावक और सदन का सेवक भी माना जाता है। अध्यक्ष के गरिमापूर्ण बर्ताव से ही सबसे बड़ी सेवा सदन की हो सकती है और अध्यक्ष के दृढ़ व्यवहार से ही सदन के अधिकारों का रक्षण होता है, वो अभिभावक की भूमिका में भी होता है। और मित्रों, इसीलिए अध्यक्ष की कुर्सी को संविधान मान्य कुर्सी के रूप में हमारे संविधान ने मान्यता दी है। विधानसभाओं में किसान की हरी भरी फसल से लेकर युवाओं के स्वप्नों तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर पिछड़े वर्ग के कल्याण तक, देश की एकता और अखंडता से लेकर देश की सुरक्षा तक, इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े स्केच में हर प्रकार की चर्चा यहाँ पर होती है। और जब विधानसभा का सदन चलता है तब हमने 3 शब्दों पर बहुत बल देना पड़ेगा: विवेक, विचार और विधान। विवेक से विचार बनता है। विवेक सदन के नियमों, जनता की आकांक्षाएं और पक्ष विपक्ष के द्वारा सरकार के अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष को रखने का बैलेंस प्रकार से एक वक्तव्य जो होता है वो विवेकपूर्ण माना जाता है। और ये विवेक उससे विचार बनता है और विचारों से विधान बनता है, जो विधानसभा का काम है। कोई भी कानून आता है उसका अंततोगत्वा उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। कोई भी कानून आता है इसका अंततोगत्वा उद्देश्य अपने प्रदेश और देश को सुचारू रूप से चलाना होता है। कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास का मॉडल होता है। और कोई भी कानून आता है उसका अंतिम उद्देश्य विधानसभा की, प्रांतों की, प्रदेशों की आंतरिक सुरक्षा और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। तो विवेक, विचार और विधान, ये 3 ही चीजों पर विधानसभा का और लोकसभा, राज्यसभा का पूरा काम निर्भर है। और जब ये 3 चीजों का पूरा सम्मान सभापति के द्वारा किया जाता है तब दल हित से ऊपर उठकर, अपनी पार्टी के हित से ऊपर उठकर विधानसभाएं देश का और प्रदेश का विचार करती है, लोकसभा देश का विचार करती है। दल हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित का विचार ही हम सबको लोकतंत्र की अंतिम गरिमामय ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है।
अभी किरण जी ने नुकचेती की कि विवाद होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि संसद के गलियारों में अगर वाद विवाद नहीं होता तो संसद केवल पत्थर का एक मकान बनकर रह जाएगी। विधानसभा के अंदर भी सार्थक वाद विवाद नहीं होता है तो विधानसभाएं भी एक निर्जीव बिल्डिंग बनकर रह जाएंगे, भवन बनकर रह जाएंगे। ये भवन में भावनाओं का निरूपण करने का काम अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदन के सदस्यों का है, तभी जाकर ये जीवंत इकाई बनती है जो देश हित और प्रदेश हित में काम करती है। और मित्रों, इसमें भी विवेक की जरूरत है। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों दिनों तक, पूरे पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है। और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा। मित्रों, विधान मतलब कानून, उससे बढ़कर जनमानस का विश्वास होता है। तो हर विधान, हर कानून जनमानस के विश्वास से ही पैदा हो और उसी की दिशा में जाए, इसका हमने पूरी चिंता सदन के सदस्यों और सभापति ने करना चाहिए। एक प्रकार से सदन जो होता है, इंजन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है। और यहां जब स्वस्थ परंपराएं बनती हैं, देश हित की नीतियां बनती हैं, देश हित में कानून गढ़े जाते हैं, तो राष्ट्र की दिशा अपने आप सुस्पष्ट हो जाती है। मित्रों, आज यहां पर हम है, तब मैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने देश भर के सभी स्पीकर साहिबान को बुलाकर एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित करा है। इससे देश के युवाओं में हमारे विधायी इतिहास को पहुंचाने का हमें काम है। मैं जब यहां आया हूं तब सभी सदन के सभापतियों को भी निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अंदर सार्थक चर्चा के लिए जितने भी नियम हैं, चाहे प्रश्नोत्तर का है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का है, विशिष्ट चर्चा का है, अविश्वास के प्रस्ताव का है, बजट पर चर्चा का है, प्राइवेट मेंबर बिल का है, इस सभी नियमों का भरपूर उपयोग विधायक और सांसद कर पाए। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने भी विधायक और सांसदों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। और इसके साथ एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी मैं देना चाहता हूं, मगर मेरा आग्रह है और विनंती भी है कि सभी स्पीकर, विधानसभा के सभी सभापति इसका स्वीकार करेंगे। हमने हमारी सदनों की लाइब्रेरी को बहुत समृद्ध करने की जरूरत है। हर विधानसभा ने विधानसभाओं की जो पुस्तकालय है उसको संविधान की चर्चा से लेकर लोकसभा राज्यसभा की चर्चा से लेकर देश के गौरवमयी इतिहास और हमारी लंबी सांस्कृतिक परंपरा से पूरी तरह से लैस कर देना चाहिए, क्योंकि विधायकों और सांसदों की स्टडी करने के लिए, उनके अभ्यास करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की लाइब्रेरी अगर हम समृद्ध करेंगे तो हमारी उज्जवल परंपराएं बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी और एक प्रकार से लोकतंत्र भी सुदृढ़ होगा। और मैं सभी विधायकों को भी अपील करना चाहता हूं कि लाइब्रेरी का महत्तम उपयोग करना चाहिए। एक प्रकार की उदासीनता जो दिखती है लाइब्रेरी के उपयोग की, लोकसभा के लाइब्रेरी का
पुस्तक ले जाने वालों का सूची देखे तो कई बार विचार आता है कि खर्च क्यों हो रहा है। इसका उपयोग बढ़ाने के लिए भी सभापति ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। अपनी जब आपकी विधान सभा के सदस्यों के साथ चाय पर मीटिंग होती है तब उनको प्रेरित भी करना चाहिए और ये सारी लाइब्रेरियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध हो और उसमें केवल विधायक और सांसद नहीं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट को भी ये लाइब्रेरी का उपयोग करने की परमिशन हिम्मत कर देनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर रिसर्च करेगा तो वो ही आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र का पिलर बनेगा। अंत में मैं फिर से एक बार विठल भाई पटेल को और इस महान सदन में जो आज़ादी के आंदोलन के महानायक बैठकर अपना योगदान दिए हैं, ये सभी को दो हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और स्पीकर दिल्ली विधानसभा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक पल को पुनर्जीवित कर इस देश में विधायी इतिहास कब से शुरू हुआ, भारतीय विधायी परंपरा कैसे मजबूत हुई, इसके लिए आज देश भर के सामने एक नई बहस छिड़ी है। इससे निश्चित ही हमारी विधायी परंपरा और लोकतंत्र दोनों को फायदा होगा। अंत में ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का स्पीकर साहब और सभी देश की विधानसभाओं के स्पीकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।